हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि दिस जो है ना वो 4 है, सेक्शन जो है 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 4 11, शोज जो है वो 5 है, 11 5 16, यू जो है वो 3 है। मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। 19, फिर 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो टोटल मेमोरी यूनिट्स कितने आ रहे हैं आपके पास? ये जो अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट एक कैरेक्टर लेता है, तो टोटल मेमोरी यूनिट्स कितने हो गए? 35, इग्नोरिंग स्पेसेस। अब वो ये कहता है इसमें जो भी चीज रिपीट हो रही है, जैसे दिस जो है यहाँ पे, दिस कितनी दफा रिपीट हो रहा है? दिस THIS अच्छा दिस, दो THIS दिस बार। 2 बार हो रहा है। अब आपने ये दिस सिलेक्ट किया और आपने ये दिस सिलेक्ट किया, वो कह रहा है इस दिस की जगह आप 1 डाल दो। सही है। तो जहां पे 4 कैरेक्टर लग रहे थे, अब कितने लगेंगे? दो। हाँ, 2 बाइट लगेंगे। इस वाले दिस की जगह 1 और उस वाले दिस की जगह 1, तो 8 के बजाय 2 बाइट आ गई। इसी तरह ये जो शोज है, इसमें ये हाउ और इसमें ये वाला हाउ, ये भी रिपीट हो रहा है। सही है। तो हाउ को जब आप रिप्लेस करोगे किसके साथ, आप 2 से कर दो, और ओ यू को आप रिप्रेजेंट कर दो 3 से। ओ यू और ओ यू। अब क्या होगा? अब आप ऊपर जरा देखो, THIS जिसको आपने 1 से रिप्लेस किया उसकी जगह 1 आ गया, सेक्शन की जगह सेक्शन आ गया, एस के बाद हाउ को रिप्रेजेंट किया था 2 से, तो 2 आ गया, फिर दोबारा एस आ गया, फिर वाई लगा, ओ यू को रिप्रेजेंट किया 3 से, 3 आ गया, फिर हाउ को 2 से किया था, 2 आ गया, फिर दिस को 1 से किया था उसकी जगह 1 आ गया, वुड में W के बाद ओ यू रिपीट हो रहा था उसकी जगह 3 लगा था, 3 आ गया, LD और फिर वर्क वर्क आ गया। अब आप जरा गौर करो कि जब पहली दफा आपने अल्फाबेट्स काउंट किए थे तो वो 48 35 थे। अब दोबारा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब ये कितने हो गए 35 के बजाय? 23। 23 को अगर आप 35 से डिवाइड करो कितना होगा? 3 को स्क्रीन पे कैलकुलेटर आ बाबू रहा है? जी 23 डिवाइडेड बाय 35 कितना आ रहा है? ये 65 आ रहा है। 50 65 आ रहा है ना? 65 आ रहा है, जी ठीक है। तो 65 आ रहा है और रह कितना की अगर 100 में से माइनस करो तो 34.28। तो ये कह रहा है यहाँ पर जो आपने 23 को किया था, 23 था ना एग्जैक्टली जो हमने किया था, 23 बाय जी 35 था, 36 था, 35 35 था। तो 23 बाय 35 का मतलब है जो इसके अंदर अगर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 100 में से माइनस करो तो इसने वो 65% बन रही है, तो इसका मतलब है 33% रिड्यूस हो रहा है। बट 23 था और 35 था, तो 65% आपका बच रहा है। तो कितना रिड्यूस हुआ 100 में से? जहाँ 35 ठीक है ना 35, तो 100 में से अगर आप इसको माइनस करोगे यानी 0.65 को, ये यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो अगर आप 100 में से 65 या 64 या 65 जो भी माइनस करोगे तो तकरीबन 35 का रिडक्शन हुआ है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, कह रहा है कि दिस इज अबाउट 33% फाइल साइज। अगर आप 23 को 35 से करोगे तो 33% तक का तकरीबन आपने फाइल साइज को क्या किया, कंप्रेस कर दिया। अब अगर आप वापस फाइल में आना चाहते हो, आप इन नंबर्स की जगह पर उनके अल्फाबेट्स लिख दो, आप वापस भी आ जाओ। तो कह रहा है ये तो बहुत छोटी सी एक लाइन को आपने लिया
और वो एक लाइन आपके पास तकरीबन 7 और 5 12 कैरेक्टर्स का फर्क लेके आ गई, 12 कैरेक्टर कम आ गए। तो इसी तरह अगर आप पूरा पूरा पेज, पूरी पूरी बुक की अगर आप बात करोगे तो उसमें कितने सारे कैरेक्टर ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, और आप हर रिपीट के अगेंस्ट, अगर आप हर रिपीट के अगेंस्ट नंबर लगा दोगे तो आपका फाइल साइज कितना रिड्यूस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जी जी। तो जब आप, अच्छा अब जाहिर है इसको जब आप वापस आना चाहो तो आप देखोगे 2 किसके बराबर है, आप बोलोगे ऊपर आके 2 जो बराबर है वो हाउ के बराबर है, तो आप 2 की जगह हाउ लगा दोगे। तो क्या आपने जो कंपैरिजन की उसमें आप वापस आ सकते हो? जी जो जो अभी हमने कंपैरिजन की उसमें हम वापस आ सकते हैं? जी। हाँ, तो जिसमें वापस आ सकते हैं उस टाइप के जो कंपैरिजन होती है उसको लूजलेस कहते हैं। तो कह रहे हैं ना, दिस इज क्लियरली एन एग्जांपल ऑफ लूजलेस कंपैरिजन सिंस द ओरिजिनल फ्रेज कैन बी रीफॉर्म्ड। आप अपने ओरिजिनल फाइल पे वापस आ सकते हैं। तो यहां से आपको एक चीज समझनी है कि आपके पास एक कंपैरिजन मेथड होता है लूजी और एक लूजलेस। तो कहते हैं लूजलेस कंपैरिजन में जितना भी डाटा होता है ओरिजिनल फाइल का वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है व्हेन द फाइल इज अगेन अनकंप्रेस्ड। दिस इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? स्प्रेडशीट यानी एक्सेल फाइल में, वर्ड फाइल में। दूसरी तरफ जब आपके पास बात करते हो लूजी कंपैरिजन की, तो लॉजी कंपैरिजन के अंदर आपके पास क्या होता है कि इस टेक्निक के अंदर आपका जो एल्गोरिथम लगता है वो एलिमिनेट करता है अननेसेसरी बिट्स ऑफ डाटा को। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं, अब मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है आपको पीछे किसी से पीछे से शोर आना शुरू हो जाए, आवाज आना शुरू हो जाए। अब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मेरी आवाज है, पीछे से आने वाला शोर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग होने के अंदर रिकॉर्डिंग में एक एल्गोरिथम अप्लाई होगा जो पीछे की तमाम बैकग्राउंड नॉइसेस को खत्म कर देगा। जब वो उसको खत्म कर देगा तो ओरिजिनल फाइल में आप वापस नहीं आ सकते, यानी वो चीज खत्म हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगी। तो आपने जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि लॉजी फाइल कंपैरिजन में आपका जो डाटा जाता है वो वापस नहीं आता। ये पॉइंट यहाँ हाईलाइट हो रहा है कि लॉजी फाइल कंपैरिजन में यू कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फाइल, और जो सेम तरह की चीजें होती हैं वो उसमें डिलीट कर दी जाती हैं। तो दूसरी बुक के अंदर भी अगर आप इसको देखो तो कुछ इसी तरह से वो डिफाइन करेगा कि लॉजी कंपैरिजन एक ऐसी टेक्निक होती है, यहाँ पे वो कह रहा है कि लॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लॉस which refers to the method of comparison in which the unnecessary bits or data has been removed। और जो डाटा रिमूव होता है वो परमानेंटली रिमूव्ड होता है, so that you cannot get back to the original file। तो लॉजी कंपैरिजन आपके पास ऑडियो, वीडियो, इमेज, इन सब चीजों के अंदर इस्तेमाल होती है, जैसे MP3 फाइल, MP4 फाइल या JPEG फाइल, ये सब की सब लॉजी कंपैरिजन होती है। अब कहते हैं ना, अगर लॉजी फाइल की बात करते हैं, एक म्यूजिक फाइल है उसमें जितना भी बैकग्राउंड नॉइस है उसको आप रिमूव कर दो, बिकॉज ह्यूमन ईयर उसको ठीक से नहीं सुन सकेगा। तो ये काम आप जो है वो लॉजी कंपैरिजन में कर सकते हो। मेमोरी कोई भी चीज ऐसी हो जो शॉर्टर पीरियड के लिए हो, मेमोरी है, और उसकी स्टोरेज स्पेस कम होगी और टेम्परेरी हो ज्यादातर। स्टोरेज हम उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो परमानेंट होती है और उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे मेमोरी की हम बात करें तो मेमोरी है हमारे पास रैम और रोम। कहते हैं मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस जब हम बात करते हैं तो वो 3 तरह से कैटेगराइज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ऑफलाइन। हम प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहते हैं कि वो मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके मदरबोर्ड से, यानी आपको जो रैम रोम मिलेगी ना वो आपको डायरेक्टली कनेक्टेड टू मदरबोर्ड मिलेगी। अब आप अगर जाके यहाँ लिखते हो, जैसे आप लिखते हो मदरबोर्ड,
तो मदरबोर्ड में आप देखोगे कि ये मदरबोर्ड आपके पास आ रहा है और इसके अंदर अगर आप गौर से देखो, यानी ये मदरबोर्ड आ रहा है तो इसमें आपकी लगती है रैम। कोई सा भी अगर हम उठा लें, जैसे ये तस्वीर देखें तो इस तस्वीर में जो व्हाइट व्हाइट चार नजर आ रहे हैं जगह, ये चार जगह वो है जहाँ पे आप रैम लगाते हो। ये है, ये मदरबोर्ड की फोटो है। तो इसमें ये वाली जो नजर आ रही होगी आपको स्पेस, ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है, ये सारी चार स्पेसेस आपकी हैं रैम लगाने के लिए। यानी रैम जो होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू मदरबोर्ड होती है। फिर इसी तरह आपको एक और चिप नजर आ रही होगी यहाँ पे जो फिक्स्ड है, ये वाली, ये इस तरह की या फिर इस तरह की जो बड़ी बड़ी चिप नजर आ रही हैं, तो ये होती है रोम। जो नजर आ रही है आपको यहाँ पे, ये ब्लैक जो नजर आ रही है, ये फिक्स्ड है, यानी ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू मदरबोर्ड है। तो मेमोरी हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड टू मदरबोर्ड होती है। ये वाली बात समझ में आती है? जी अच्छा, दूसरी तरफ आपके पास अगर आप और इसी मदरबोर्ड के अंदर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसी मदरबोर्ड से आपकी हार्ड डिस्क भी कनेक्ट होगी, ठीक है ना? तो इसको मैं मदरबोर्ड के बजाय अगर कर दूं इनसाइड सीपीयू, इनसाइड सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर आपके पास क्या होता है? तो सीपीयू में आपके पास ये होता है कि आपकी हार्ड डिस्क भी लगी हुई होती है, ठीक है। ये अगर आप एक पिक्चर देखो तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जो तारें जा रही हैं, ये जो तार जा रही है, ये कनेक्ट कर रही है हार्ड डिस्क को। यानी सीपीयू में, इनसाइड सीपीयू को अगर हम देखें, प्रोसेसर मदरबोर्ड, तो यहाँ पे आगे जाके कहीं ना कहीं हमें ये हार्ड ड्राइव है, जैसे ये पावर सप्लाई है, इसी में आगे हम देखते हैं कहीं ना कहीं पिक्चर अगर आ जाए तो इनसाइड आपके सीपीयू में आप कनेक्ट करते हो अपनी हार्ड डिस्क। ये वाली पिक्चर है, जैसे ये वाली। अब इसी पिक्चर में आप देखो, ये जो रेड केबल जा रही है, ये हार्ड डिस्क है और इसके साथ आपकी है डीवीडी या सीडी रोम जो होती है। तो ये एक चीज आपको ये समझाती है कि हार्ड डिस्क है या सीडी रोम है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती मदरबोर्ड से, इनको केबल के थ्रू करना पड़ता है। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है आपको मेरा? जी ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बात समझनी है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है, इसका मतलब ही यही है कि वो आपके मदरबोर्ड पे नहीं होती, इसलिए वो सेकेंडरी है। और जो मदरबोर्ड पे होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, और उसके दो हिस्से होते हैं, रैम और रोम। और फिर ऑफलाइन स्टोरेज जो होती है, ऑफलाइन का मतलब ये है कि वो आप निकाल के कहीं भी रख सकते हो। तो डीवीडी सीडी ये आपके सिस्टम में रहती नहीं है हमेशा, आपने सिस्टम में लगाई, डाटा कॉपी शॉपी किया और आपने उसको निकाल दिया। ब्लू रे डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव हो गई, ये वो सारी चीजें हैं जो आपके पास जो है वो एज अ ऑफलाइन स्टोरेज काम करती हैं। तो पहले तो आपको ये डायग्राम याद करनी जरूरी है कि भाई प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम होती है, सेकेंडरी में हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट होती है, और फिर ऑफलाइन में आपके पास सीडी डीवीडी या ब्लू रे इस्तेमाल होती है। अब हम आते हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पे रैम एंड रोम की। आपको 3 से 4 पॉइंट जरूर याद होने चाहिए कि रीड ओनली मेमोरी, रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसका कंटेंट लॉस हो जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। क्या कहा मैंने? रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी रैम की मेमोरी खत्म हो जाती है। भाई आपका सिस्टम चल रहा है, उस पर आप गेम खेल लेते हैं, अचानक लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद जब दोबारा आपका सिस्टम ऑन होगा तो आपके सिस्टम में वो गेम नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब है वो गेम जो प्रोसेस हो रहा था वो रैम में हो रहा था। तो रैम कंटेन्स द डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस। क्या कहा मैंने? रैम कंटेन्स रैम कंटेन्स डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस। रैम सिर्फ उसी डाटा को अपने पास रखता है जो करंटली बीइंग प्रोसेस हो रहा होता है। तो एक बात हमें याद होनी चाहिए कि रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, रैम इज वॉलेटाइल, खत्म हो जाने वाली है, रैम टेम्परेरी है। द कंटेंट ऑफ रैम इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब पावर टर्न ऑफ हो जाती है तो रैम का कंटेंट चला जाता है। उसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें, दूसरी चीज होती है रोम, आर ओ एम रोम। हमने देखा प्राइमरी मेमोरी में दो चीजें होती हैं, रैम और रोम।
रोम आपका वो हिस्सा है जो नॉन वॉलेटाइल होता है, ना खत्म हो जाने वाला, और रोम परमानेंट होती है, रोम फिक्स्ड होती है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था मदरबोर्ड पे, जो रोम लगी हुई थी वो फिक्स थी। रैम ऑल्टरेबल होती है, रैम को आप चेंज कर सकते हो। अभी 2 GB रैम लगाई हुई, आप 4 GB लगा लो, 8 GB लगा लो, तो रैम इज ऑल्टरेबल, रोम इज नॉट। आपको ये बात भी याद रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, उसके अलावा मैं यहाँ से भी चेंज दिखा देता हूँ, SRAM DRAM यहाँ चीजें अगर आ जाए। तो ये तो हमने रैम रोम से डिस्कस किया, आगे भी देखते हैं इसको। इस वाली बुक में इसके वो लगा हुआ था रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी ना, उसको इस तरह से लिख देते हैं रोम। ये आ गया ना प्राइमरी में। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गई और इसके बाद रोम आ गई। देखो उसमें नीचे लिखा हुआ भी होगा, इसका डिफरेंस भी आ जाएगा। ये देखो, ये रैम एंड रोम का डिफरेंस आ गया कि रैम क्या है भाई, रैम एक ऐसी मेमोरी है जो आपके पास रीड और राइट दोनों हो सकती है। रोम जो हो सकती है वो क्या है, लाइक अ बुक, एक बार लिख दिया गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। रोम वॉलेटाइल है, रैम वॉलेटाइल है, खत्म हो जाने वाली है, एक बार आपने स्विच ऑफ कर दिया उसकी पावर तो डाटा चला जाएगा। रोम नॉन वॉलेटाइल है, उसका डाटा रहेगा। रैम होल्ड्स द डाटा फॉर प्रोसेसिंग, रोम होल्ड्स फर्मवेयर एंड बूटस्ट्रैप। इसको आप बायोस भी लिख सकते हो। रोम में जो स्टोर होता है वो बायोस स्टोर होती है। फिर डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस रैम कैन चेंज, रैम की कैपेसिटी को आप चेंज कर सकते हो। और रैम ज़ाहिर है 2 GB है, 4 GB 8 GB कर सकते हो। रोम जो होती है वो स्मॉलर इन कैपेसिटी है। रैम तो होती है ना आपकी 2 4 6 8 GB रैम, 16 GB रैम, लेकिन रोम जो होती है वो MBs में होती है। ये बात याद कम रहेगी। ये रैम ज्यादा कम होती है क्योंकि वो फिक्स्ड होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको ज्यादा काम करना ही नहीं होता। आपको रोम में ज्यादा काम करना ही नहीं होता क्योंकि रोम में सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो नेसेसरी टू बूट अप द सिस्टम होती हैं। क्या होती हैं? नेसेसरी। वो इंस्ट्रक्शन होती है जो नेसेसरी टू बूट अप द सिस्टम होती है। वो आपकी किस में होती हैं? रोम। रोम में होती हैं। फिर आगे अगर हम देखेंगे तो आगे हम देखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी, उसको भी देख लेते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज से पहले उसने बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी देखो लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय कंप्यूटर है, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेकेंडरी वो होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। बाकी सारे पॉइंट्स जरा लाउड पढ़ो आप। लाउड पढ़ो आप। Primary directly accessible by the processor as it is internal to the computer. और एक प्राइमरी एक सेकेंडरी या पहले प्राइमरी पूरा? देख लो ना, जैसे प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है, और जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर परमानेंट होता है। Can be read from and written to primary storage almost instantly. Slower to read data from and write data to as it needs to be transferred into RAM first. है ना? RAM में तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। रैम की कैपेसिटी आप नॉर्मली बात करते हो गीगाबाइट के अंदर, और जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो आपकी जो है वो टेराबाइट तक में जा सकती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो फिक्स्ड होती है कंप्यूटर में, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो रिमूवेबल होती है। जैसे आप हार्ड डिस्क को निकाल सकते हो, SSD को भी निकाल सकते हो, ये चीज़ आप कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? जी। तो रैम रोम की तो हमने बात कर ली। बिसाइड्स जब रैम की हम बात करते हैं ना, तो रैम में रैम की 2 टाइप होती हैं, एक होती है SRAM और एक होती है DRAM। क्या कहा मैंने? SRAM DRAM। SRAM और DRAM। तो SRAM और DRAM के लिए मैं आपको शो कर देता हूँ
कि एस रैम और डी रैम जो होती है उसके भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। एस रैम होती है स्टैटिक रैम, क्या कहा मैंने? होती है एस रैम होती है स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब ये होता है एक ऐसी रैम जिसका कंटेंट स्टिल वहीं रहेगा, उसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको नजर आ रहा है एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। ये एक ऐसी रैम होती है जिसका डाटा जो है वो कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश नहीं होता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो डायनेमिक रैम है उसका डाटा रिफ्रेश हो जाता है, बिकॉज डायनेमिक रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश, उसको रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टैटिक रैम को रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात समझ में आती है जी और उसके अलावा क्या लिखा हुआ है इसमें? सर स्क्रीन नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा? नहीं ब्लैक स्क्रीन आ गई, क्या आ रहा है? फिर चला गया। आ रहा है? जी क्या आ रहा है? टेबल है ना? रेफरेंस हाँ, तो क्या कहते हैं टेबल? consists of a number of transistors and capacitors, uses flip-flops to hold each bit of memory. ठीक है, तो इसमें और बोलो। Needs to be constantly refreshed, doesn't need to be constantly refreshed. ठीक है, तो आपको कौन सी वाली को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है? DRAM DRAM डी रैम को होती है, और उसके अलावा? less expensive to manufacture than SRAM, has a faster data access time than DRAM. एक्सेस टाइम अच्छा होता है उसका, और Has a higher memory capacity than SRAM. उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है। किसकी होती है? DRAM की। डी रैम की। और तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मेन मेमोरी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डी रैम कंज्यूम लेस पावर देन एस रैम, पावर कंजम्पशन इसकी कम होती है। सही पॉइंट समझ में आ रहा है? जी। तो ये पॉइंट्स सर आपको हाँ जी, ये क्या कह रही हो? स्क्रीन बार बार जा रही। स्क्रीन बार बार जा रही है। एक्चुअली की एक बुक देख रहा हूँ, उसकी एक बुक वो थी जो ओरिजिनल कंटेंट था उसका, तो वो मिल जाएगी ना, उस डाटा आराम से कॉपी हो जाता है। एक मिनट दे दो मुझे, मैं देखने पर मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल आपके पास है जो आपको याद करना है, डी रैम, एस रैम, डायनामिक रैम कौन सी होती है। तो ये पॉइंट्स जो है ना वो आ जाते हैं, इसलिए मैं साथ साथ आपके पास शेयर भी कर रहा हूँ इसको, कि आप इन चीज़ों को याद करो, इनके डिफरेंसेस को याद करके लिखो। ठीक है, तो एस रैम डी रैम भी हो गया। तो यहाँ से भी अगर हम देख लें कि देखो एस रैम स्टैटिक रैम होती है। स्टैटिक रैम वो होती है जिसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती, उसके अगेंस्ट जो डायनामिक रैम होती है उसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से अगर देखो, ये आ रहा था ना, अब यहाँ आके देखते हैं हम एस रैम और डी रैम को। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई अब डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम है। तो डायनामिक रैम में ये बोलता है कि भाई डी रैम जो होती है उसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है,
ये आपको याद रखना है कि डी रैम में किसका इस्तेमाल होता है, कैपेसिटर का और ट्रांजिस्टर का। देखो लिखा हुआ भी है ऊपर। और दिस टाइप ऑफ रैम नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश। इस तरह की रैम को आपको रिफ्रेश होने की जरूरत होती है। साथ साथ 15 सेकंड माइक्रो सेकंड पे ये रिफ्रेश होती है। डी रैम के एडवांटेजेस होते हैं एस रैम के ऊपर कि डी रैम जो होती है वो मच लेस एक्सपेंसिव है, पावर कंज्यूम जो है वो कम करती है, हायर मेमोरी कैपेसिटी होती है इसकी। ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी होगा। फिर उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे यहाँ पे तो ये आ गया। तो डी रैम जो होती है उसके आपको एडवांटेजेस बता दिया एस रैम के मुकाबले में कि हायर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इसमें। फिर नेक्स्ट की तरफ है, नेक्स्ट क्या चीज़ है, एस रैम में बता रहा है कि एस रैम को कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती। डी रैम के अंदर आपके पास आप इस्तेमाल करते थे कैपेसिटर ट्रांजिस्टर, यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हो फ्लिप फ्लॉप्स जो ईच बिट ऑफ मेमोरी को होल्ड करता है। ये जो होती है आपकी एस रैम ये फास्टर होती है डी रैम के मुकाबले में। इसका एक्सेस टाइम जो होता है वो 25 नैनो सेकेंड है, डी रैम का एक्सेस टाइम जो है वो 60 नैनो सेकेंड है। ये चीज़ें ज़रूर आपको जो है याद करनी होंगी पेपर के हवाले से। पेपर में 2-2 3-3 4-4 मार्क की चीज़ें आती हैं, तो आप जितना उसको अच्छा याद रखोगे। थ्योरी ऐसे ही है आपकी कि थ्योरी को आपको मैक्सिमम याद ही करना है, तो उसको आपको ठीक से जो है ना इसलिए आप प्रिपेयर करोगे। मैं साथ साथ नोट्स भी इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप उसको प्रिपेयर करके रखो। ये चीज़ आ गई। फिर आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या है इसके, वो भी देखते हैं। अब नेक्स्ट इसके डिफरेंसेस के साथ जो चीज़ है वो है 60 नैनो सेकंड वाली हमने बात कर ली। फिर डी रैम जो होता है ज़्यादा कॉमन होती है और एस रैम जो होती है प्रीफर टेक्नोलॉजी है, लेकिन जहाँ हाई स्पीड की जरूरत हो वहाँ पे। बाकी कॉमनली जो होती है वो डी रैम ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। रीड ओनली मेमोरी जो हम बात कर रहे थे जो है रोम, रोम जो होती है वो होती है हमारे पास वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, यानी ये नहीं खत्म होती, ना खत्म होने वाली मेमोरी है। परमानेंट होती है, इसके कंटेंट को आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्तेमाल होती है आपके पास बायोस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। तो जब आप सिस्टम पहली दफा स्टार्ट करते हो तो आपके पास फिर जो है वो रोम का काम होता है। साथ साथ रैम एंड रोम का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पे गिवन है, तो वो भी आप शेयर कर रहा हूँ। आपके पास व्हाट्सएप नहीं चल रहा आपका? चल रहा है मैसेजेस आ रहे हैं मेरे? जी हाँ। स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। सवाल आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ रैम एंड रोम का ना, कि रैम अगर कोई रिमोट कंट्रोल टॉय कार है तो उसमें रैम और रोम क्या काम करते हैं। अब अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल टॉय कार है तो उसमें जो फैक्ट्री सेटिंग है, जैसे रिमोट कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी वो रोम में स्टोर होगी। स्टार्टअप रूटीन के वो पहले जब स्विच ऑन होगी तो क्या करेगी, स्टोरिंग द सेट ऑफ रूटीन, फॉर एग्जांपल हाउ द बटन ऑन हैंडल डिवाइस कंट्रोल टर्निंग लेफ्ट राइट, ये सारा काम रोम करेगा, रोम करेगा। रैम क्या करेगा, रैम जो करंट इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, आगे जाना पीछे जाना, कितना आगे जाना है नहीं जाना है, ये चीजें आपकी रैम में स्टोर होंगी। तो रैम चिप विल स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी वो रैम में स्टोर होगी। तो ये आपको जरूर याद करना होगा कि टॉय कार के अंदर रैम और रोम क्या काम करते हैं। सेकेंडरी के बारे में हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास वो होती है जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती सीपीयू से। उसमें दो तरह की होती हैं, एक मैग्नेट और एक ऑप्टिकल। तो मैग्नेटिकली जो होती है वो हमारी हार्ड डिस्क है, डाटा जो मैग्नेटिकली स्टोर होता है वो हमारी हार्ड डिस्क में होता है, कॉमन जो है। तो हार्ड डिस्क के अंदर आपको कुछ पॉइंट जरूर याद रखने हैं
कि जब आप हार्ड डिस्क की तरफ आते हो, जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज आ गया, आप मैग्नेटिक स्टोरेज में आप आ गए, हार्ड डिस्क जो होती है वो मैग्नेटिकली डाटा को स्टोर करती है। तो अब उसके अंदर आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि एक तो ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर आपकी जो हार्ड डिस्क है वो स्पिन करती है 7000 टाइम्स अ सेकंड। यहाँ लिखा हुआ भी है कि हार्ड डिस्क के जो प्लेटर होते हैं, प्लेटर का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है वो मेटालिक प्लेट्स होती हैं। इनसाइड अगर हार्ड डिस्क में आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ होता है कि अगर आप हार्ड डिस्क के इनसाइड चले जाओ तो आपको बहुत सारे 3 तकरीबन प्लेटर होते हैं इसके अंदर इनसाइड हार्ड डिस्क। वो 3 प्लेटर और उसके रीड राइट हेड्स लगे हुए होते हैं। देखो अगर आपको ये नजर आए, 2 से 3 आपके पास ये प्लेटर्स होते हैं। ये हार्ड डिस्क का इनसाइड है, आ रहा है आपको नजर? ये देखो, जी 1 2 3 ये प्लेट्स हैं, ये मेटालिक प्लेट्स हैं। इन मेटालिक प्लेट्स के ऊपर ये रीड राइट हेड होते हैं जो ये मूव करते हैं। अब आगे आप पढ़ोगे कि ये सेंटर ऑफ द डिस्क से लेकर एज ऑफ द डिस्क तक 50 टाइम सेकेंड ये मूव करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है हार्ड डिस्क का प्लेटर स्पिन करता है 7000 टाइम्स अ सेकेंड। ये तो घूमने की बात कर रहा है। दूसरी चीज वो ये बता रहा है कि जो आपके रीड राइट हेड होते हैं वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ द डिस्क से एज ऑफ द डिस्क तक आपका रीड राइट हेड 50 टाइम्स अ सेकेंड मूव करता है। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। फिर एक हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास बहुत सारे रीड राइट हेड होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो डाटा जो हार्ड डिस्क की सरफेस के ऊपर स्टोर होता है उसमें लॉजिकली बने हुए होते हैं ट्रैक और सेक्टर। ये जो सर्कुलर सारे बने हुए इनको आप ट्रैक कहते हो। और फिर वो मजीद जो डिवाइड हुए हैं 8 हिस्सों में, जैसे पिज्जा का स्लाइस आता है उसको आप सेक्टर कहते हो। जैसे ये आ रहा है ना सेक्टर, यानी पिज्जा का एक स्लाइस समझ लो आप, वो एक सेक्टर कहलाएगा। और ट्रैक जो है वो सर्कुलर ट्रैक है, जैसे ओलंपिक का ट्रैक होता है। तो कहते हैं डाटा जो स्टोर होता है वो फिक्स नंबर और ट्रैक में होता है जिसके अंदर आपके पास ट्रैक और सेक्टर होते हैं। ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क जो होती है उसका एक्सेस जो होता है स्लो होता है। हार्ड डिस्क में बहुत तेजी के साथ डाटा स्टोर नहीं होता या एक्सेस नहीं होता। तो ऐसा होता है कि अगर आप तेजी के साथ जो मूवमेंट होती हैं उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आता है, उसको आप कहते हो लेटेंसी। आपने कभी नोटिस किया हो हार्ड डिस्क से अगर आप डबल क्लिक करके अपना सिस्टम खोलते हो तो आपका सिस्टम 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा डिले ले जाता है, लोडिंग लिखा हुआ आता है या कहीं हैंग सा हो रहा होता है। उसकी वजह होती है कि आपका सिस्टम कोशिश करता है हार्ड डिस्क से डाटा को उठाने की, और हार्ड डिस्क से डाटा को उठाने में सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि सर्कुलर मूवमेंट होती है, आपका डाटा थोड़ा सा आने में 5 सेकंड का डिले ले आ सकता है। अब अगर आप पढ़ो, देखो यहाँ लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली हार्ड डिस्क हैव वेरी स्लो डाटा एक्सेस with respect to the RAM. Many application require read write head to constantly look for correct block of data. कि रीड राइट हेड जो होता है वो करेक्ट ब्लॉक ऑफ डाटा की सर्चिंग में लग जाता है, जिसकी वजह से हेड मूवमेंट ज्यादा होती है। और इस इफेक्ट को आप लेटेंसी कहते हो। और लेटेंसी क्या होती है? वो ये होती है कि द टाइम इट टेक्स फॉर स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डाटा ऑन अ डाटा ट्रैक टू रोटेट अराउंड टू रीड एंड राइट। यानी रीड राइट हेड किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचने के लिए जो टाइम लेता है वो लेटेंसी है। तो लेटेंसी जब आती है तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है प्लीज वेट या नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ये चीज आपके पास हो जाती है। तो एक ये चीज आपको जो मैंने हाईलाइट किए हैं तो मैं साथ साथ आपसे शेयर भी कर देता हूँ ताकि ये आपको याद रहे कि हार्ड डिस्क जो है उसके प्लेटर्स होते हैं। तो ये चीजें आप जो है वो अपने पास याद रख सकते हो। मैं शेयर कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हार्ड डिस्क के प्लेटर्स होते हैं, मूव करते हैं 7000 टाइम्स अ सेकेंड। उसमें रीड राइट हेड्स होते हैं, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर उसके अलावा जो रीड राइट हेड होते हैं वो मूव करते हैं।
रीड राइट हेड सेंटर ऑफ द डिस्क है जो डिस्क तक मूव करते हैं। ये चीजें भी साथ आ रही हैं सारी चीजें। जी लेटेंसी है, ये आपको सारा बेटा याद करके लिखना है साथ साथ, ठीक है। तो ये तो आपका हार्ड डिस्क से रिलेटेड हो गया काम। फिर आगे आपके पास एक चीज आती है, वो आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क में जो लेटेंसी का इशू आता था, जो डाटा थोड़ी सी देर के लिए जो उसके अंदर टाइम डिले आ जाता था, उस चीज को आपका खत्म करती है एसएसडी। ये लिखा हुआ, ये एसएसडी आ गई। सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो कह रहे हैं ना, लेटेंसी जो होती थी वो इशू होती थी हार्ड डिस्क में, लेटेंसी का इशू आता था हार्ड डिस्क में। उस इश्यू को खत्म करने के लिए आपके पास एसएसडी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट था ही नहीं। जो एसएसडी होती है उसमें मूविंग पार्ट नहीं था। हार्ड डिस्क में तो मूविंग पार्ट था, आपका प्लेटर था, मूव करता था। आपकी एसएसडी में मूविंग पार्ट नहीं था, जिसकी वजह से आपका जो लेटेंसी का टाइम आता था, डिले आता था, वो कम हो गया, खत्म हो गया। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इनसाइड एसएसडी क्या होता है। देखो इनसाइड एसएसडी इस तरह से होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एसएसडी के अंदर आपके पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चिप्स, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी वजह से यानी डाटा आपका स्टोर हो रहा होता है। प्लेटर वाला चक्कर खत्म हो जाता है जो आपका हार्ड डिस्क में था। ये देखो आपको जो इमेजेस नजर आ रही होंगी उसमें नजर आ रहा है कि देखो इनसाइड हार्ड डिस्क में अंदर प्लेटर होता है, लेकिन इनसाइड एसएसडी में प्लेटर नहीं है, उसमें चिप्स लगी हुई है। तो चिप्स लगने की वजह से आपका लेटेंसी वाला मामला खत्म हो गया, प्लस डाटा एक्सेस फेस्टर हो गया। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर ये रिलाय नहीं करता। ये कैसे करता है स्टोर? ये करता है बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन नैंड चिप्स। नैंड चिप्स का इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कर लेता है, तो 0 1 में डाटा स्टोर हो जाता है। तो यहाँ आपको चीजें याद रखनी है। वो ये कह रहा है कि एक तो एसएसडी है वो नैंड चिप्स का इस्तेमाल करता है। फिर एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है डबल ई प्रॉम की। डबल ई प्रॉम जिस चीज का इस्तेमाल करती है वो करती है नॉर चिप्स का रादर देन नैंड। याद रखो एसएसडी जो है वो नैंड फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है, और उसके अगेंस्ट एक और डबल ई प्रॉम के नाम से भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। कह रहा है ना, नंबर ऑफ सॉलिड स्टोरेज डिवाइस समटाइम यूजेस डबल ई प्रॉम। यानी एसएसडी के अंदर एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो डबल ई प्रॉम होती है। तो उसमें वो नॉर चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, और नॉर चिप्स का इस्तेमाल जो होता है उसको और ज्यादा ऑपरेशन में फेस्टर बना देता है। लेकिन जाहिर है जब आपके पास डबल ई प्रॉम के अंदर नॉर चिप्स का इस्तेमाल होगा तो वो एक्सपेंसिव भी होंगी, क्योंकि जो आपको ज्यादा फेस्टर डेटा रेट दे रहा है तो वो एक्सपेंसिव भी होंगी। तो लिखा हुआ आ रहा है ना कि ई प्रॉम आर मोर एक्सपेंसिव देन नैन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो नॉर टेक्नोलॉजी है वो महंगी है। ये भी कह रहा है कि EEPROM अलाउ डाटा टू बी इरेज्ड और रीड इन अ सिंगल बाइट ऑफ टाइम। डबल EEPROM अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप उसमें एक वक्त में बाइट ऑफ डाटा डिलीट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। नैंड के अंदर आप जो है पूरा पूरा ब्लॉक उठा के डिलीट कर रहे होते हो। तो कहता है ना कि जहां पे वो कह रहा है कि दिस मेक्स डबल EEPROM टेक्नोलॉजी मोर यूजफुल। डबल EEPROM की टेक्नोलॉजी उन जगहों पे ज्यादा अच्छी इस्तेमाल होती है जहां पे एक साथ एक वक्त में बाइट साइज चंक में डाटा को इरेज किया जाता है। तो ये कहता है कि मतलब कॉस्ट की, हाँ जी कुछ कह रही हो आप? मतलब कम, जैसे थोड़ा डाटा अगर हटाना हो तो हटा सकते हैं। थोड़ा नहीं, मतलब उसमें जो 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 यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आप डबल EEPROM का इस्तेमाल करते हो तो बाइट की फॉर्म में डाटा जाता है, यानी 8 8 बाइट 8 यानी 8 8 बिट्स की फॉर्म में डाटा जाता है। वो ये कह रहा है। तो डाटा एक्सेस होगा या इरेज होगा वो बाइट साइज में होगा, 2 बाइट 4 बाइट 6 बाइट। वो ये कह रहा है, यानी एक साथ एक पूरा ब्लॉक ऑफ डाटा नहीं जाता। लेकिन साथ साथ कह रहे हैं ना, क्योंकि कॉस्ट की वजह से ज्यादातर टेक्नोलॉजी नैंड का इस्तेमाल करती है नॉर के मुकाबले में, क्योंकि नॉर महंगी है। तो वो कह रहा है ना कि आपको एक एक जगह पे लिखा हो एसएसडी और एक जगह पे लिखा हो डबल EEPROM,
तो इसमें फर्क यही होगा कि SSD जो होती है वो कॉमनली नैंड फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है और EEPROM जो है वो नॉर यूज करती है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो इसमें आपको ये सवाल जरूर आता है कि हार्ड डिस्क के मुकाबले में SSD कितनी अच्छी है और क्यों है। तो यहाँ पे आप कहते हो कि भाई SSD जो होती है वो ज्यादा रिलायबल है, उसका कोई मूविंग पार्ट नहीं है, लाइटर इन वेट होती है, लैपटॉप में इस्तेमाल होती है, ये वजन कम होता है, स्मॉलर इन साइज होती है, पावर ज्यादा नहीं लेती, पावर कंजम्पशन कम है। हार्ड डिस्क गर्म हो जाती थी चलते चलते, ये नहीं होती क्योंकि इसका कोई मूविंग मूविंग पार्ट नहीं है, ये थिन होती है और इसका डाटा एक्सेस रेट तेज होता है, फास्टर होता है। हाँ, इसमें मसला ये है कि इसको आप बैकअप डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक दिन के अंदर 20 GB राइट ऑपरेशन से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी 3 साल तक जो ये चलेगी, एक इसकी इंड्योरेंस दी हुई है, यानी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये रोजाना 20 GB से ज्यादा डाटा रीड राइट नहीं कर सकता। अब अगर आप इसको कहीं बैकअप के लिए लगाओ, कोई वीडियो कैमरा उसके लिए लगा दो, वीडियो कैमरा जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, CCTV फुटेज, तो उसका तो डाटा बहुत होता है ना, एक दिन के अंदर 100 GB ऑफ मेमोरी डाटा आ जाता है, तो ये वहां पे काम नहीं करेगी। तो यही कह रहा है ना कि इसी वजह से SSD टेक्नोलॉजी है वो सर्वर के अंदर ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो हार्ड डिस्क को प्रीफर करते हैं क्योंकि हार्ड डिस्क सस्ती होती है, इसलिए वो SSD का इस्तेमाल नहीं करते।